मेरा जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ था वो 8-9 मंथ में ही डिटेक्ट हो गया था। टाइट एकदम आंखें बंद कर ली थी। एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राजश्री और मैं प्रेगनेंसी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे चैनल पे। तो सोचा व्हाई नॉट स्टार्ट विथ दिस सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी। तो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी। मेरी प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव थी और मुझे थायराइड है, जिसके वजह से जो डॉक्टर ने विटामिन्स और बाकी जो मेडिकेशन दी थी वो मैं सारे टाइम पे लेती थी। तो मेरा जो थायराइड का जो डोज था बिफोर प्रेगनेंसी 50 mg और 25 mg वो चेंज होकर 75 mg और 100 mg ऐसे रेंज में मुझे दे दिया गया था। तो इस तरीके के मेडिकेशंस मैं ले रही थी। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। तो मेरे जो दोनों ट्राइमेस्टर थे वो काफ़ी स्मूथ गए। जो तीसरा ट्राइमेस्टर था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था बिकॉज़ एक टेस्ट किया था मैंने जिसमें मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया था। तो मेरे दोनों ट्राइमेस्टर में प्रॉपर्ली मेडिकेशन, डाइट सब प्रॉपर्ली चल रहा था विद एक्सरसाइज और जो भी डॉक्टर ने कहा था वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तीसरे ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में एक टेस्ट हुआ था OGTT टेस्ट, जो कि है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इस टेस्ट में आपको 8 आवर्स का जो है फास्टिंग बोला जाता है। 8 आवर्स के फास्टिंग के बाद में आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके बाद आपको एक शुगरी सिरप दिया जाता है पीने के लिए। वो शुगरी सिरप आपको 2 घंटे तक जो है पीने के बाद 2 घंटे तक आपको रुकना पड़ता है और उसके बाद में वापस से 2 घंटे के बाद एक ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो इस टेस्ट की रिपोर्ट आ जाते हैं 2 से 3 घंटे में। तो इसमें क्या हो गया था कि OGTT टेस्ट में मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया, जिसके वजह से मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गया। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक टाइप का डायबिटीज़ है जो कि डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो 2% से 5% औरतों में ये इस तरीके का डायबिटीज़ होता ही है। अगर इसे अनट्रीटेड रखा गया या फिर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो ये बेबी और मदर दोनों को अफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाए या फिर हाई ब्लड ग्लूकोज आपका जो हाई ब्लड शुगर डिटेक्ट हो जाए तो तभी के तभी इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, अदरवाइज ये फीटस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। मेरा जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ था वो 8-9 मंथ में ही डिटेक्ट हो गया था, जिसके लिए डायबिटोलॉजिस्ट ने मुझे कुछ मेडिकेशंस दिए थे। तो उस मेडिकेशन को लेने के बाद भी वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहे थे। तो फाइनली डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन शॉट्स दिए। तो इंसुलिन शॉट्स का सीन ऐसा था कि आपको एक तो थाइज़ में लेना है या फिर आपके पेट में लेना है, तो वो भी आपको स्किन पकड़ के लेना होता है इन मसल्स। तो मैंने बहुत बार ऐसे ट्राई किया खुद से लेने का। तो ये मैं पहले नर्स से सीख चुकी थी कि कैसे देना होता है शॉट्स खुद को, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि खुद को शॉट्स लेना, खुद को इंजेक्शन लेना थोड़ा सा डरावना हो जाता है। पर मैंने ये सीख लिया था नर्स से, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा हेल्प हो गया और मैं खुद से इंसुलिन शॉट्स लेती थी थाइज़ में या फिर पेट में। तो मैंने मैक्सिमम टाइम पेट में लिया है, क्योंकि पेट में लेने से जो है असर ज़्यादा होता है। तो शॉट्स मेरे स्टार्टिंग में 2, 4, 8 इस तरीके से इवन नंबर पे चेंज होते गए शॉट्स। तो ये 9 मंथ तक के मैंने लिया है शॉट्स। और उसके बाद में जब वापस से टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट्स जो हैं वो फिर भी रेंज जो लेवल आने चाहिए थे वो वैसे नहीं आ रहे थे। अगर सपोज़ 100 होगा तो 100 के बाद में जस्ट 98, 99 इस तरीके का एक एक रेंज जो है वो कम हो रहा था। तो दवाई का भी असर ज़्यादा नहीं हो रहा था और एमनियोटिक फ्लूइड भी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से डॉक्टर को डिसीजन लेना ही पड़ा। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट्स देखे तो डॉक्टर ने कहा कि हमें प्लान करना पड़ेगा सी सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थे बट अब नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वैसे भी बेबी का जो हेड है वो फिक्स होना चाहिए नीचे, जो कि इतना नीचे नहीं आया था। नीचे था बेबी का हेड लेकिन इतना भी नीचे नहीं था कि डिलीवरी हो सके। तो डॉक्टर ने कहा कि हम सी सेक्शन ही करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। अब हम रुकेंगे नहीं। तो फिर एक दिन के बाद में मुझे डॉक्टर ने सी सेक्शन के लिए बुला लिया।
अब सी सेक्शन एग्जैक्टली क्या है? ये एक मेजर सर्जरी है जो कि बेबी की डिलीवरी की जाती है थ्रू एन इंसिशन ऑन लोअर एब्डोमेन और यूटेरस। तो ये 7 लेयर कट करके बेबी को बाहर निकाला जाता है। और ये सी सेक्शन में आप जागे हुए रहते हो, आप बिल्कुल सोए हुए नहीं रहते हो। जो भी बॉडी आपकी नम होती है वो लोअर बॉडी नम होती है। तो आप आपके बच्चे की रोने की भी आवाज़ सुन सकते हो जब बेबी डिलीवरी होती है। तो मुझे एक दिन के बाद में डॉक्टर ने बुलाया था, तो मैं चली गई थी एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल में। और वहाँ पर मैं एडमिट हो गई थी। एडमिट होने के बाद में सी सेक्शन क्या क्या तैयारी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्री सी सेक्शन तैयारी ऐसी होती है कि एक बार पेशेंट एडमिट हो जाए, फिर बाद में उसे हॉस्पिटल के गाउन में चेंज कर दिया जाता है, फिर आईवी चढ़ा दी जाती है। उसके बाद में बेबी के हार्ट बीट और बेबी के किक मूवमेंट्स भी उस टाइम पे मॉनिटर करते हैं। और उसके बाद जो है एंटासिड आपको दे दिया जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी सी सेक्शन के लिए डॉक्टर आपको बताते हैं कि 6 से 8 घंटे का आपको फास्ट करना होता है। उसके बाद ही जो है ऑपरेशन हो पाएगा। तो मैंने रात को अपना खाना जो है 8 बजे और 9 बजे के अराउंड जो है कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद में मेरा फास्टिंग स्टार्ट हो चुका था। उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा था कि पानी तक नहीं पीना है, तो मैं पानी भी नहीं पी रही थी। बहुत प्यास लग गई थी मुझे। इवन जब ऑपरेशन थिएटर में भी थी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो जब मेरा ऑपरेशन जब कंप्लीट हुआ तो ही उसके बाद मुझे पानी दिया गया। तो तब तक आपको फास्ट करना होता है जब तक आपका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद नर्स आई और नर्स मुझे स्ट्रेचर पे जो है ओटी की तरफ लेके चली गई। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप आपके हस्बैंड को भी ओटी में लेके जा सकते हो, उसके लिए एक स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। मैंने भी काफ़ी परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन जिस हॉस्पिटल में मेरा डिलीवरी हुआ वहाँ पर हस्बैंड अलाउड नहीं थे। बाकी हॉस्पिटल्स में शायद अलाउड होते हैं, वहाँ पर एक स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। अगर आप भी लेते हो आपके स्पेशल परमिशन आपके हस्बैंड के लिए तो दैट इज़ गुड, क्योंकि वहाँ पर आपके हस्बैंड आपके साथ रहेंगे तो आपको थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। और मुझे नर्स जो है ओटी की तरफ लेके चली गई। तो पहले तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे कि अरे यार ये क्यों लेके जा रहे हैं मुझे, मुझे नहीं जाना है, मुझे बिल्कुल नहीं जाना है ओटी में। बहुत मन में डर लग रहा था। और ये डर हर किसी को होता है भाई। आप कितना भी यूट्यूब वीडियोस देख लो, आप कितने भी आपके रिलेटिव्स को पूछ लो, आपके फ्रेंड्स को पूछ लो सी सेक्शन में होता क्या है, कैसा होता है, कितना भी आप सुन लो, आप कितना भी हिम्मत जुटा लो इस चीज़ के लिए, लेकिन एट दी एंड जो जिस चीज़ से जा रहा होता है ना उसी को ही पता होता है। तो मैंने तो सबसे सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो रखा था सब कुछ, कि हाँ ठीक है यार, उससे जागे तो रहने वाली हूँ, कुछ होने वाला तो नहीं है यार, कुछ फील नहीं होने वाला। लेकिन जब आप जाते हो ना ऑपरेशन थिएटर की तरफ, तब आपका जो दिल है ऐसे धक 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 करने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है। अब एग्जैक्टली ऑपरेशन थिएटर में होता क्या है? तो मैंने जैसे ही एंट्री की ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पर मुझे 8 से 10 डॉक्टर्स दिखे। उसमें से सर्जन थे, पीडियाट्रिशियन थे, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, प्रैक्टिस डॉक्टर, नर्स, गायनिक, इतने सारे लोग थे वहाँ पर। और इतने लोगों की ज़रूरत होती ही है। तो ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहले एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने मुझे सीधा बैठने के लिए कहा। अब मैं सीधा बैठ गई और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बेंड हो जाओ, आप बेंड हो जाओ तो मैं अभी आपको एनेस्थीसिया दूंगा स्पाइन में, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं तो बेंड हो गई, लेकिन बेंड होने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि पेट ऑलरेडी बड़ा था और उसमें एकदम बेंड होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने हाथ में पिलो ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये अभी इंजेक्शन अगर स्पाइन में जाने वाला है तो फॉर श्योर एक तो बहुत ज़्यादा दुखेगा या फिर मैं हिल जाऊंगी। हुआ वही, जब वो इंजेक्शन दे रहे थे मैं पूरी तरीके से हिल गई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि मत हिलो, मैं अभी आपको एनेस्थीसिया दे रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो इवन बाकी सारे डॉक्टर्स भी बोल रहे थे आप पिलो को पकड़ लो। अब मैंने पिलो को तो पकड़ा भी, लेकिन मैंने आंखें इतनी ज़ोर से जो है टाइट एकदम आंखें बंद कर ली थी, हाथ पूरी तरीके से टाइट जो है पिलो को पकड़ लिया था। क्योंकि वो जो इंजेक्शन जो जाता है आपके स्पाइन में ना, वो जो टच हो जाता है एकदम स्पाइन को, वो फीलिंग अभी तक मेरे पास है। लाइक मैं कैसे बताऊँ आपको, मुझे भी नहीं समझ रहा है, लेकिन वो जो फीलिंग है ना वो बहुत डरावनी है, एकदम भयंकर है। तो वो स्पाइन को टच कर लिया
तो अजीब सा ही लगा। फिर बाद में उन्होंने बहुत बार इंजेक्शन आई थिंक डाला, मुझे जितने बार याद है, क्योंकि मेरे को हर बार जो है फील हो रहा था कि एक बार निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, निकाल रहे लगा रहे, ऐसा कुछ तो चल रहा था। फिर बाद में जो है एनेस्थीसिया उन्होंने मुझे दे दिया, और जिसकी वजह से वो मुझे कैसे पता चला कि मुझे पैर में जो है थाइज़ में एक अलग से झंझनाहट हो गई, और उसके बाद एकदम गरम गरम लगने लग गया पैरों में, और फिर पूरा नम। फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हें नम फील हो रहा है, लाइक कभी कुछ फील हो रहा है आपको पैरों पे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने जल्दी से मुझे लिटा दिया। उन्होंने कहा ये एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होने के पहले पहले ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने फटाफट सारी चीज़ें एक्शन में ले ली, और मैं लेट गई। मेरे दोनों हाथ ऐसे पूरे स्ट्रेट थे, और यहाँ से जो है पूरा ग्रीन कलर का ऐसे पर्दा लगा हुआ था। उस पर्दे के पीछे जो क्या हो रहा था वो मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि ऊपर से बहुत बड़ा एक लाइट था, तो वो लाइट की तरफ तो देखने की इच्छा भी नहीं होती सबसे पहले तो, क्योंकि इतना ब्राइट लाइट होता है। तो मैंने मेरी थोड़ी सी आंखें बंद करके थी। मेरे सिर के पास में एक डॉक्टर खड़े थे, वो मुझे बोल रहे थे कि आप थोड़ा शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सब अभी प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, हम आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सी सेक्शन के दौरान जो है किसी तरीके का पेन आपको फील नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो नम होती है, लोअर बॉडी, तो जिसकी वजह से आपको किसी तरीके का जो पेन है वो फील नहीं होता है। और फिर बाद में जब ऑपरेशन स्टार्ट होने लगा, तब क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि हम अभी प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, और अब बिल्कुल रिलैक्स रहूँ। अब फिर बाद में मुझे लगता है हार्डली 5 और 10 मिनट लगे होंगे, और 5-10 मिनट के बाद में मुझे बेबी के रोने की आवाज़ आ गई थी। तो इतने जल्दी जल्दी हो जाता है ये सारी चीज़ें। 5-10 मिनट के बाद बेबी की आवाज़ आ गई, पीडियाट्रिशियन उसे लेके चले गए, और उसे क्लीन करने लगे, और बाकी सारी चीज़ें चेक करने लगे बेबी की। तो ये सब मुझे डॉक्टर बता रहे थे कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर डॉक्टर आपको खुद से बता रहे हैं कि इस रूम में एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड। तो उसके बाद में बेबी को मेरे पास ले आया गया फॉर स्किन टू स्किन कांटेक्ट, और स्किन टू स्किन कांटेक्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बेबी और मदर का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये जो इन्फेंट और मदर का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो मैं तो हमेशा किसी को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर बेबी डिलीवरी होने के बाद में जो है आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराइए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क फ्लो होने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने के बाद में जो है मैं थोड़ा सा रो दिया था मैंने, क्योंकि बेबी को देख के ऑब्वियसली मदर का हो जाता है ऐसा कि थोड़ा रोना आ ही जाता है, तो मैंने भी रो दिया था। आंखों से बहुत आंसू निकल गए थे, वो नेचुरल है एक्चुअली और आई थिंक ये आप भी रिलेट कर पाओगे मेरे साथ में। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, आपने भी अपने बेबी को देख के ऐसी ही आंखों से आंसू आ गए होंगे। तो वो सब होने के बाद में मुझे जो है थोड़ा सा चेस्ट पर काफ़ी हैवी लगने लग गया, एकदम लंग्स एकदम ऐसे हैवी होने लग गए थे। मैंने डॉक्टर को कहा भी, तो डॉक्टर ने कहा नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो एक्चुअली क्यों हो रहा था मुझे वैसा, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर स्टिचेस लगा रहे थे, तो स्टिचेस लगाने के पहले अब इतना 7 कट करके बेबी को बाहर निकाला है, तो ऑब्वियसली वो 7 लेयर को तो फिक्स करना ही है उन्हें। तो वो 7 लेयर को फिक्स करने के चक्कर में वो जो है वो काफ़ी प्रेशर लगा रहे थे, लाइक काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे थे। तो सारे ऑर्गन्स जो हैं आपके उस पर पुश किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशर जो है यहाँ पर फील होने लगता है आपको। किसी किसी को ऐसा हो जाता है कि वोमिटिंग भी कर देता है, तो मेरे साथ ऐसा कोई वोमिटिंग वाला केस हुआ नहीं। मुझे काफ़ी हैवी लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये चीज़ हुई थी मेरे साथ में, बट उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ी ठीक हो गई थी। जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे जो है रिकवरी रूम में लेके जाया गया, तो मेरे साथ मेरी बेबी भी रिकवरी रूम में थी, हम दोनों वहीं थे। तो ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद में थोड़ा हेड स्पिन कर रहा था, शिवरिंग हो रही थी काफ़ी, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, जो कि यूजुअली हो जाता है इतने बड़े ऑपरेशन के बाद। ये तो होना ही है कि आपको थोड़ा शिवर होगा ही। और जिसके लिए मैंने नर्स को भी कहा, नर्स ने मुझे बिल्कुल नेक तक यहाँ पर ब्लैंकेट उड़ा दिया था। और ये सब चीज़ें जो है ऑपरेशन थिएटर में हुई, और ऑपरेशन थिएटर के बाद में रिकवरी रूम में हमको रखा गया।
ये सब कुछ जो है, ये सी सेक्शन का प्रोसीजर है वो हाफ आवर में कंप्लीट हो चुका था। बेबी डिलीवरी से लेके स्टिचेस लगाने से लेके सब कुछ, और जो स्टिचेस भी लगाए गए थे वो डिजोल्वेबल थे। तो सिर्फ एक नॉड था, वो एक नॉड भी आपको 1 वीक के बाद में जाना पड़ता है निकालने के लिए। तो ऑपरेशन होने के 1 वीक बाद आपको बुलाया जाता है, गायनिक चेकअप के लिए बुलाती है। तो एक हफ्ते बाद आपको जाके वो नॉड जो है वो निकाल लेना पड़ता है, और उसके बाद जो है नर्स आपको वहाँ ड्रेसिंग करके देती है। फिर उसके बाद आप नहा वगैरह सकते हो, मालिश वगैरह जो है आप कर सकते हो। सी सेक्शन जो मेरा हुआ था वो हुआ था 1 से 1.5 साल पहले। तो ये 1 से 1.5 साल के बाद में अब मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइक सी सेक्शन को लेके, वो इस तरीके का है कि इंसिशन मार्क जो है आपका, जो कट मार्क है ऑपरेशन का, और वो मार्क तो आपके साथ ज़िंदगी भर है ही। उसके बाद में सबने कहा कि यार सी सेक्शन के बाद में बैक पेन शुरू हो जाता है, बैक पेन काफ़ी रहता है। तो इनिशियल डेज़ में रहता है बैक पेन, क्योंकि आप इतने बड़े सर्जरी से आए हो, तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी डिलीवरी हुई है आपकी, तो वो बैक पेन तो रहेगा स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में जो बैक पेन शुरू हो जाता है वो होता है हमारे बैड पोस्चर के वजह से। तो बैड पोस्चर किस तरीके का कि आप अगर न्यू बॉर्न बेबी को अगर उठाते हो, सपोज वो बेड पे है और बेड पे से आप उठाने के लिए बेंड करते हो, तो ये एक बैड पोस्चर हो गया। आपको बेंड इस तरीके से भी नहीं करना है ताकि बेबी को उठाने के लिए कि आपका एकदम बैक पेन शुरू हो जाए। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको अगर बेबी को उठाना है, आप बैठ जाओ पहले एंड देन उसको उठाओ, क्योंकि इस तरीके से आपका जो बैक पेन है वो नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं कि ये पोस्चर यूज़ करो, सीधे पोस्चर यूज़ करो, बहुत सारे बताते हैं पोस्चर्स की, लंजेस करके आप बच्चे को उठाओ या फिर बैठ के उठाओ। तो मैं भी ट्राई कर रही थी कि मैं उस तरीके से करूं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा बैक पेन जो था वो 1 साल तक तो कम्प्लीटली था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। वो थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि सी सेक्शन के बाद में बैक पेन होता है। हेयर फॉल एंड स्किन का जो टेक्सचर है वो तो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। मेरे लिए लगभग 1 साल तक जो स्किन का टेक्सचर था और बाल जो थे वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। हेयर फॉल तो एक्सट्रीम हेयर फॉल था, ये होता ही है आफ्टर डिलीवरी। उसके लिए आप जो है डर्मैट से कांटेक्ट करते हो, कंसल्ट करते हो, तो वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन दे देंगे। मैंने भी डर्मैट से कंसल्ट किया था, उन्होंने मुझे मेडिकेशन दिया, जिसके बाद मेरा जो स्किन है और हेयर है अभी थोड़ा सा जो है रिकवर हो चुका है। एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर ने अगर आपको कहा है कि सी सेक्शन करना है तो उन पे भरोसा रखिए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके रिपोर्ट्स चेक किए हैं, आपके प्रेगनेंसी के केसेस चेक किए हैं, इसके बाद ही आपको कहा है कि सी सेक्शन करना है। क्योंकि ये टोटली डिपेंड होता है आपके प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस पे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो मैंने तो जहाँ तक देखा है डॉक्टर्स को हमेशा नेचुरल डिलीवरी के लिए ही इंसिस्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं जब कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे मेरे केस में हुआ था, तो उन्होंने सी सेक्शन पे काफ़ी स्ट्रेस दिया था, तो हमने फिर फाइनली सी सेक्शन ही किया। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर डॉक्टर कहते हैं तो बिल्कुल उन पे भरोसा रखिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और न्यू मॉमीज़ और जिनका प्लान सी सेक्शन है और जिनका सी सेक्शन हो चुका है, कहीं ना कहीं आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे होंगे, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।